हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं हूं अजय, आपका होस्ट एंड दोस्त। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपकी बड़ी हेल्प होती है। तो चलिए आज की जो ताज़ा खबर है उससे शुरू करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ तो अभी मालदीव से ही आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि चीन की 5 दिन की जो राजनीतिक यात्रा से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू लौटे हैं, तो उनके जो तेवर हैं वो भारत के प्रति बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि चीन ने उनको बहुत ज़्यादा चाबी भरी है। तो मुइज़्ज़ू सरकार ने एक बार फिर से अपना वही पुराना राग अलापते हुए भारत से 15 मार्च के आसपास तक मालदीव से अपनी सैन्य कर्मियों को, जो उनकी सेना है हमारी, उसको वापस बुलाने के लिए कहा है। और ये ऑफिशियली कहा गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है, जिनकी करीब 88 नंबर सैनिकों की है जो इस समय मालदीव में है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव सार्वजनिक नीति अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि बैठक का एजेंडा मार्च के मध्य तक सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध था। भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते, ये राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू और उनके प्रशासन की पॉलिसी है। आप सब जानते हो कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू जो इलेक्शन लड़े थे वो भारत विरोधी बयानों की वजह से ही जीते थे, और उनका एजेंडा भी यही था कि हमें भारत से कोई संबंध नहीं रखने हैं। बेसिकली वो चीन की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है और उनको लगता है कि चीन उनको गोदी में बिठा कर रखेगा। एक तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं ठंड की, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी पीक पर है। तो सर्दी के कारण दिल्ली के जो नगर निगम के स्कूल हैं वो अब सोमवार से खुल जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी में कमी आई है। तो एमसीडी ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि एमसीडी स्कूल, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल 15 जनवरी से खुलेंगे। लेकिन कोहरा और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 15 जनवरी से 20 जनवरी तक स्कूल 3 पालियों में खुलेंगे, मतलब 3 अलग अलग सेशंस होंगे। सामान्य जो स्कूल लगेगा वो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, उसके बाद 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दूसरा लगेगा, और एक लगेगा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। तो इस तरह से अलग अलग टाइमिंग में जो भी बच्चों की एज है, जिस क्लास के बच्चे हैं, उसके हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पुलिस वालों को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं बनी होती हैं कि भाई पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वाले वैसे होते हैं, उनका बर्ताव पुलिस का आम पब्लिक के प्रति बहुत ख़राब होता है। तो इस सब के विरोधाभास में एक ऐसी खबर आई है जो कि यूपी से है। जो जनरली पुलिस वाले, आपको पता है कि सुर्खियों में विवादित कारणों से बने रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे देखने को मिला है जिससे सभी लोग यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। तो मामला बदायूं जिले का है। यहाँ एक इंस्पेक्टर ने दरियादिली दिखाई और एक गर्भवती महिला की मदद करके उनको इस तरह से उनके काम की प्रशंसा हो रही है। असल में मामला यह था कि थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद निवासी यासीन की पत्नी शबनम 9 महीने से गर्भवती थी। अचानक रात को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, तो घर वाले उन्हें CHC ले जाने के लिए वाहन की तलाश कर रहे थे। शबनम को भी घर से बाहर ले आए थे, लेकिन कोई वाहन मिल ही नहीं रहा था। तो इस बीच में उस लेडी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान इस्लाम नगर इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह गश्त करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने भीड़ लगी देखी तो अपनी कार रोक दी। वहां मौजूद लोगों ने रात में खड़े होने का कारण उनसे पूछा, तो गर्भवती महिला के बारे में उनको जानकारी मिली, और उस जानकारी के बाद उन्होंने तुरंत उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इससे पुलिस की छवि में थोड़ी बहुत ज़रूर आई एम श्योर कुछ धुलाव होगा और उनकी स्थिति सुधरेगी। अयोध्या में नवनिर्मित राम भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया है। लेकिन अब सवाल सामने ये आ रहा है कि राम मंदिर आम लोगों के लिए कब से खुलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 22 तारीख या उससे पहले नहीं जा रहे हैं, और उनकी इच्छा थी कि 22 में जाएं, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती है इसलिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों का इन्विटेशन है सिर्फ वही जा सकते हैं। तो इसका जवाब भी आ गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें जानकारी दी। चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर 23 जनवरी से आम जनता के लिए सदा के लिए खुल जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया
कि राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। इसके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नृत्य गोपाल जी महाराज, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सभी ट्रस्टी मौजूद रहेंगे। तो ये उस प्रोग्राम के बारे में है। उद्धव ठाकरे का जो असली शिवसेना को लेकर जो फैसला है, उसको लेकर उद्धव ठाकरे टीम अपना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश के खिलाफ शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसको अब उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को विभाजन के बाद असली शिवसेना घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती दी गई है। स्पीकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। 10 जनवरी को अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में स्पीकर ने शिंदे खेमे के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था। और आप सबको पता है कि असली शिवसेना जो है अब वो शिंदे के ग्रुप के पास है और उद्धव ठाकरे के हाथ से वो शिवसेना का बागडोर निकल गया। नीतीश कुमार और कांग्रेस को लेकर जो सब सीट शेयरिंग के ऊपर बात चल रही है, तो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने सहमति से पहले ही सीटों पर दावा भी ठोकना शुरू कर दिया है। इस बीच नीतीश कुमार के बेहद खास और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीट शेयरिंग पर बहुत बड़ा बयान दिया है। विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से ये कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सीट शेयरिंग नहीं हुई तो नुकसान सभी को होगा। विजय चौधरी ने कहा कि अब हम लोगों को सीटों के बंटवारे पर तेजी लानी चाहिए। जिन भी दलों का जिन जिन राज्यों में प्रभाव है उनको आपस में बैठकर सीट के बंटवारे पर सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीटों के सही और सटीक बंटवारे पर ही निर्भर करती है। उसी से गठबंधन का प्रभावी होने का मामला भी जुड़ता है। तो ये उनकी बात ठीक है, क्योंकि अगर आप समय रहते सीटों पर ही एक मत नहीं हो और आप वहीं अपनी लड़ाई करते रहोगे तो क्या होगा आगे चल के। आपका सीट पर ठीक से आप कैंपेनिंग नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे। तो बेटर है कि आप टाइमली उसको डिसाइड करो। राष्ट्रपति की बेटी और पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता शमिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने हर कदम पर प्रणब मुखर्जी का पूरा सम्मान किया है और वो कभी कम नहीं हुआ है। शमिष्ठा ने पीएम से मुलाकात की और उन्हें अपनी किताब इन प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स की एक किताब की एक प्रति उनको भेंट की। उन्होंने ये भी बताया गांधी परिवार पर पूर्व राष्ट्रपति के विचारों और राहुल गांधी के नेतृत्व कौशल के बारे में उनके संदेह का खुलासा करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें राहुल गांधी एक ऐसे राजनेता के तौर पर दिखाई देते हैं जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। इससे पहले समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में शमिष्ठा ने कहा था कि प्रणब मुखर्जी ने एक बार राहुल गांधी को बहुत विनम्र तरीके से कहा था कि वो राजनीतिक रूप से अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। उनके मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति ने राहुल गांधी की AM और PM के बीच अंतर बताने की क्षमता पर सवाल उठाया था। गैस उपभोक्ताओं से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। गैस उपभोक्ताओं को eKYC कराने के बहाने ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। लोगों को फ़ोन कर कहा जाता है कि eKYC कराएं वरना आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इस बहाने आधार कार्ड का नंबर मांग लिया जाता है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर भारत गैस वितरण के मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के प्रोपराइटर संजय कुमार जायसवाल ने थाने में एक रिपोर्ट की है और उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को इन दिनों अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन करके eKYC करवाने को कहा जाता है। साथ में ये धमकी भी दी जाती है कि eKYC नहीं करवाई तो गैस की आपूर्ति नहीं होगी। तो मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के प्रोपराइटर ने अपने सभी उपभोक्ताओं से कहा कि गैस वितरण के द्वारा किसी भी उपभोक्ता को फ़ोन पर KYC करवाने को नहीं कहा जा रहा है और इस तरह के फ्रॉड में फंसने से बचना चाहिए। अपने आपको अगर सतर्क रहना है तो आप जो भी इस तरह की फ़ोन आती है उसको वेरीफाई करें और एजेंसी में डायरेक्ट बात करें।
किसी के कहने पर कुछ न करे। स्थायी समिति का गठन होने तक समिति की शक्तियां सदन को दिए जाने को लेकर बुलाई गई निगम सदन बैठक हंगामे का सामना कर रही है। लगातार 2 बार मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय 2 बार सदन में पहुंची, लेकिन भाजपा के पार्षदों ने उन्हें सदन के आसन पर नहीं बैठने दिया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने निगम सचिव को कमरे में बंद कर दिया है। भाजपा के पार्षद निगम सचिव को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सहायक निगम सचिव भी अंदर बंद हैं। भाजपा के पार्षद मेयर के आसन पर चढ़ गए और बैठक शुरू नहीं होने दी। मेयर के आसन के पास निगम ने महिला और पुरुष गार्ड की तैनाती भी की, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति सर्वोच्च समिति इसलिए क्यों बनाई गई क्योंकि सभी वित्तीय मंजूरी अधिकतर पहले स्थायी समिति से दी जाती है। इतना ही नहीं, 5 करोड़ से अधिक राशि की जो ग्रांट होती है, एजेंसी के चयन का अधिकार भी इसी समिति के पास है। यूजीसी नेट दिसंबर 23 परीक्षा में सम्मिलित हुए लाखों उम्मीदवारों के लिए अपडेट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के दिसंबर 2023 सत्र के नतीजों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार परीक्षा परिणाम 17 जनवरी 2024 को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक से देख सकेंगे। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 23 का आयोजन 6 से 19 दिसंबर तक किया था। तो जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो अपना रिज़ल्ट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और कहीं भी लेफ़्ट राइट जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद जिले में नबीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ पर सोमवार को कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर बुजुर्ग महुली गांव निवासी रामचरण चौहान की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार सवार 2 बदमाशों को पीट कर मार दिया। 2 अन्य बदमाशों को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 3 की मौत की एसपी ने पुष्टि कर दी है। बताया जाता है कि तेतरिया मोड़ पर जाम लगी हुई थी। जाम के दौरान एक युवक बदमाशों से उलझ गया। बदमाशों ने गोली चला दी। गोली बुजुर्ग को लग गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया और 2 को वहीं पीट कर मार दिया। इसके अलावा 2 बदमाशों को मारकर घायल कर दिया। दोनों बदमाशों की हालत गंभीर बताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है कि आपसी खटपट भी सुनाई देने लगी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर दावा ठोक दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत शून्य से शुरू करनी होगी क्योंकि इस समय लोकसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। राउत के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने कहा कि शिवसेना के अधिकांश सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। कांग्रेस अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शरद पवार गुट और कांग्रेस एमवीए का हिस्सा है। राउत ने कहा, हमने कहा है कि हम महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दादरा नगर हवेली में भी चुनाव लड़ेंगे। राज्य में कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू करनी होगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी अपने दम पर कोई सीट नहीं जीत सकती। शिवसेना के 18 सांसदों में से 1 दर्जन से अधिक सांसद उद्धव ठाकरे खेमे को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 आम आदमी पार्टी ने उसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने के लिए यूपी के सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित करेगी। आपके कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह के मुताबिक लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन INDIA के में शामिल है। वह लोगों को समझाएंगे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने के लिए सभी जिले में सम्मेलन आयोजित करेगी। नए साल पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियां बताने के लिए वहां के विधायक उत्तर प्रदेश आएंगे। विधायकों की सहूलियत के अनुसार जल्द कार्यक्रम तय किया जा रहा है।
अगले महीने से इसे शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं मोहल्ला कमेटियों के माध्यम से घर घर दस्तक देकर कार्यकर्ता लोगों के बीच मुद्दों को गरमाएंगे। आपके जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं सभाजीत सिंह, उनके मुताबिक लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल है। वो लोगों को समझाएंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी भी हालत में बीजेपी को दोबारा सरकार में नहीं आने देना है। पाकिस्तान में आम चुनाव तक समय 8 फरवरी का ही कोई होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि इसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की ओर से यह बयान सीनेट में चुनाव टालने के प्रस्ताव के बीच आया है। प्रस्ताव में यह तर्क दिया गया था कि कड़ाके की सर्दी और सुरक्षा कारणों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इससे अधिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। सीनेट में मौजूद 100 सदस्यों में से सिर्फ 14 ने इसका समर्थन किया था। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी 8 फरवरी को चुनाव कराने का संकल्प प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि पिछले राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव भी ठंड के मौसम में ही हुए थे, इसलिए ये चुनाव आयोग के लिए सही नहीं होगा कि वो आम चुनाव को स्थगित कर दें। गौरतलब है, सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव में चुनाव में देरी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति सहित 2 लोगों को 81 वर्षीय एक सिख महिला की हत्या करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी। बाद में 13 नवंबर 2022 को वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी के राउली रेजिस में ओल्ड बरी रोड पर एक वाहन की चपेट में आने से 81 वर्षीय सुरिंदर कौर की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय अर्जुन दोसांग और 51 वर्षीय जेसेंग वियात्रोस्की एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे के बगल में ट्रैफिक लाइट पर रुकने के बाद उन्होंने रेस लगाने का फैसला किया। दोनों वाहनों की गति सीमा से बहुत ज़्यादा थी। CCTV फुटेज के अनुसार वियात्रोस्की BMW चला रहा था। उसने कौर को सड़क पार करते हुए देखा और ब्रेक लगा दिया, जिससे वो बाल बाल बचने में सफल हो पाई। दुनिया के सबसे छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र नाउरू ने ताइवान के साथ सारे संबंध तोड़कर राजनयिक मान्यता चीन को दे दी है। नाउरू ने ऐलान किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वह चीन के साथ ही सारे संबंध रखेगा। नाउरू के इस कदम से ताइवान के पास अब दुनिया भर के 12 राजनयिक सहयोगी रह गए हैं। ताइवान के अब 11 देशों और वेटिकन के साथ आधिकारिक संबंध हैं। 7 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में हैं, 3 प्रशांत द्वीप समूह में हैं और 1 अफ्रीका में है। अमेरिकी राज्य एरिजोना के रेगिस्तान में हॉट एयर बैलून के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एलआई पुलिस विभाग के बयान के अनुसार बताया कि दुर्घटना रविवार सुबह करीब 7:50 पर शहर के पास एक ग्रामीण रेगिस्तानी इलाके में हुई, जो राज्य की राजधानी फिनिक्स से लगभग 105 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। स्थानीय KNAXV समाचार चैनल ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब हॉट एयर बैलून में कुल 13 लोग थे, जिनमें 8 स्काई डाइवर, 4 यात्री और 1 पायलट शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना से पहले स्काई डाइवर गोंडोला से बाहर निकाल लिए गए और प्रत्यक्षदर्शियों ने अधिकारियों को बताया कि जोरदार टक्कर से पहले बैलून काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था। जापान के एहिमे प्रांत के शिकोकुचुओ शहर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक घटना के समय व्यक्ति स्टारबक्स में मौजूद था। एक व्यक्ति इस दौरान एक संदिग्ध ने उसे गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद जापान की पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तलाश तेज कर दी है। स्थानीय पुलिस ने एक बयान में कहा कि जापान के एहिमे प्रांत के शिकोकुचुओ शहर में एक शॉपिंग मॉल के पास घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक स्टारबक्स में बैठा हुआ था। इसी दौरान हमलावर ने उसके सीने में गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया था।